नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन भी एग्जाम के अंदर गैप रहती है कि एग्जाम नहीं रहती है, उस दिन मैं आपको 2 या 3 वीडियो जो है सजेस्ट करता हूं अपने तरफ से, और इससे जो है हर एक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। आज तक तो ऐसा ही हुआ है, आई होप आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो पैटर्न एग्जामिनर फॉलो करता है हर एक वो सेक्टर से मैं इसमें प्रश्न को शामिल कर लेता हूं ताकि आपको जो है अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आशा करते हैं कि आने वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। एक प्रश्न यहाँ पे है, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बांग्ला महोत्सव जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। करची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। जो भी ये ट्रेंड में है, ये महोत्सव बहुत ही ट्रेंड में है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये 8-10 महोत्सव है, आपको रट लेना है। और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा ताकि आपको जो है एक ही जगह दिख जाएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना तो संभव नहीं होता। तो पीडीएफ रहेगा तो आप कहीं भी देख सकते हैं। सागा दाबा ये सिक्किम में मनाया जाता है। नोंगक्रेम जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। चपारकूट ये मिजोरम में मनाया जाता है। कांगचिकावा ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुर में कचाई लेमन भी बनाया जाता है, जो पूछ दिया गया है। तो जो पूछ दिया गया उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। कचाई लेमन मणिपुर, लुई नगाई ये भी मणिपुर, उसके बाद अभी आपने एक के ऊपर देखा ये भी मणिपुर, और लोसांग ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये बार बार रिपीट भी होता आया है और होता भी रहेगा। तो ये सिक्किम में है। और एक होता है लोसार, ठीक है। एक तो लोसांग है और एक होता है लोसार। तो लोसार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा। कहने का मतलब है जहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर लोसार त्यौहार मनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में कोई भी आंसर ऑप्शन रहेगा तो आपको आंसर टिक करके आना है। वैसे सबसे बड़े पैमाने पर लद्दाख मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अम्बुबाची मेला ये असम में होती है। मोत्से मोंग ये नागालैंड का एक उत्सव है। साथ ही साथ फूलों का त्यौहार जो है अभी अभी पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पर रखा गया है यहाँ पे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? जैसे कि कल के शिफ्ट में हमने देखा कि डीआरडीओ को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं डीआरडीओ का जो भी भाई बहन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रख लिया कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं ये बदल गए हैं। तो ये कौन है? अभी समीर बी कामत है। डॉक्टर समीर बी कामत जो है ये डीआरडीओ के प्रमुख बनाए गए हैं। और जो पहले डीआरडीओ के प्रमुख थे जे सतीश रेड्डी जी, ये जो है रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वर्तमान में, इनके सलाहकार बन गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और ये हाल फिलहाल की घटना है, महीना दिन पहले की। और मैं जैसा देख रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम से अगर क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। और रक्षा मंत्री का सलाहकार बनना बहुत बड़ी पोस्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो याद रखिएगा रक्षा मंत्री का सलाहकार जो है जे सतीश रेड्डी बन गए हैं और कामत साहब जो है डीआरडीओ के मुख्य बन गए हैं। एक प्रश्न यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के बी जो है किससे संबंधित है? दोस्तों जैसा कि मौलिक अधिकार में जितने भी आर्टिकल हैं मैं आपको सब बताता आया हूँ, और यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। मेरे को सबसे अच्छा जो लगा आज यहाँ पे 22 का बी है, मैं ये रख लिया हूँ। बाद बाकी अन्य जो आर्टिकल है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जो 22 का बी है ये क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा देता है। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन को अगर आप गिरफ्तार कर लिए तो इससे जो है लेटली अधिक से अधिक जो है समय में 24 घंटे के अंदर आपको किसी न्यायालय, किसी जो है जज वगैरह के सामने पेश करना होता है ताकि जो है अपने दलील में कुछ पेश कर सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 का बी कहता है। तो ये क्या हो गया? आपको सजा आदि के संबंधित प्रावधानों में छूट हो गया। अगर इस प्रकार के भी ऑप्शन है तो भी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद 21 की, तो ये निजता का अधिकार है। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। और मैं इस पे हमेशा स्ट्रेस डालता हूं कि एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो किसी भी समय समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो। आर्टिकल 21 कभी नहीं बदलता है। आदमी को जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। एक यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल 23, ये मानव तस्करी पे रोक बताता है। और ये किस प्रकार का आर्टिकल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम पे निषेध बताता है। इसके अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष तक के माफ़ कीजिएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है किसी कल कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता। उसके बाद जो है आर्टिकल 25 से 28
ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है। जैसे सिख धर्म के जो लोग हैं कृपान रखते हैं अपने पास, तो इन्हीं आर्टिकलों के जो थ्रू है उनको ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके बारे में मैं रोज एक बात बताता हूँ, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम में छपेगा जरूर कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है ये आर्टिकल 32 के प्रयोग करके ही करती है। आपके मन में आया होगा कि हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, तो आर्टिकल 226 के थ्रू करते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 32 के थ्रू करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 14 जो है ये समता का अधिकार है। आर्टिकल 17 जो है छुआछूत का अंत है। आर्टिकल 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता है, जो भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया हमें, ये आर्टिकल 19 में ही ये बात कही गई है। इसके बाद आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 जैसा कि एक मूवी भी है आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना का मूवी है शायद, मुझे अभी जैसा याद आ रहा है। तो इसमें क्या बताया गया कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। तो छुआछूत और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। छुआछूत एक अलग चीज़ है और ये थोड़ा अलग चीज़ हो गया। एक प्रश्न यहाँ पे है, 2021 आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? काफ़ी ट्रेंड में है खेल का इस प्रकार के क्वेश्चन कि ये कहाँ हुआ था, फाइनल मैच किसके बीच हुई थी, कौन जीते थे, उपविजेता कौन हुए थे, काफ़ी ट्रेंड में है। तो जो 2021 की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में और कुछ मैच ओमान में भी हुए थे। तो यहाँ पे दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, तो वहाँ पे आपको टिक करके आना है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए संयुक्त अरब अमीरात और या ओमान, ठीक है। विजेता कौन रहे थे? तो ऑस्ट्रेलिया रहे थे और उपविजेता कौन रहे थे? न्यूजीलैंड रहे थे, ठीक है। तो विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता न्यूजीलैंड। अब मैं एक चीज़ और याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। T20 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड। जो उपविजेता है वहाँ पे महिला वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। उसके बाद विजेता दोनों में जो है ऑस्ट्रेलिया ही है, देख लीजिए महिला वाला भी ऑस्ट्रेलिया ही जीत लिया T20 वर्ल्ड कप 22, ठीक है। इसके आज न्यूजीलैंड में हुआ था और विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया। पुरुष वाला 21 में हुआ था, कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में और ओमान में हुआ था। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे उपविजेता कौन रहे थे? न्यूजीलैंड। यहाँ पे उपविजेता महिला वाले में कौन है? इंग्लैंड है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे थे? डेविड वार्नर। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, जो T20 पुरुष वाली वर्ल्ड कप हुआ था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, डे से रखा हूँ, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। उसके बाद 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा 22 मार्च, ठीक है। इसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। कल पूछा गया था कि 2022 में महिला सप्ताह कब मनाया गया भारत में, तो 1 से लेकर 8 मार्च तक मनाया गया था। राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 13 फरवरी, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी। और इसी के अगला जो है 25 जनवरी ये मतदाता दिवस है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, ठीक है। तो इस सबसे आप चेन बना के याद रख सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में कराया गया था, टोक्यो ओलंपिक 20 ही नाम आता है लेकिन 21 में हुआ था, डिले हो गए थे कोरोना की वजह से, तो रजत पदक नहीं जीते। तो जो रजत पदक आए ना भारत के लिए, 2 ही रजत पदक आए। तो 2 रजत पदक में जो है एक मीराबाई चानू जीता था, वेट लिफ्टिंग करती है ये, और एक रवि दहिया के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा ही रजत पदक जीते गए। बाद बाकी नीरज के चोपड़ा के द्वारा जो है 1 गोल्ड जीते गए, जो भारत के लिए एकमात्र गोल्ड था। उसके बाद 4 ब्रॉन्ज जीते गए, ठीक है। तो आपको जो है टोटल कितने हो गए? 4, 2, 6 और 1, 7 पदक जो है जीते गए टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में हुआ था। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1896 में। कहाँ से? एथेंस से। एक ओलंपिक प्राचीन भी है, अगर आपसे प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत पूछा जाए तो 776 BC होगा, ईसा पूर्व, और ये बाद में बंद करा दिया गया। फिर ओलंपिक जो है, और ये भी जो है एथेंस से ही हुआ था, दोनों एथेंस से ही हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक जो है 1896 से हुआ था। बात करें कि भारत कब ओलंपिक में भाग लिया, तो 1900 के ओलंपिक में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2024 का जो ओलंपिक होना है ये कहाँ होगा? तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। ये भी पेरिस और फ्रांस में होगा। भारत जो प्रथम बार लिया था भाग वो भी पेरिस में हुआ था 1900 में। तो कितनी अच्छी संजोग है, और याद करने की मतलब जो है ईजी हो जाएगा आपका। एक यहाँ पे मैंने रख लिया है कि 2023 में जो आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न मैं जो रोजाना आपको मैं टेलीग्राम पे भी ये बता दिया था कि आप लोगों को दर्पण का सूत्र F बराबर जो है R/2, दर्पण का सूत्र ये वाला, फिर लेंस में पावर निकालना, उसके बाद श्रेणी क्रम में जो है
फाइनल प्रतिरोध निकालना, समांतर क्रम में फाइनल प्रतिरोध निकालना। उसके बाद ओम के नियम वाला न्यूमेरिकल आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड में है, सब दिन 2 या 3 क्वेश्चन इस पे आधारित रहता है। तो आपको 2-3 नंबर अगर फ्री में मिल जाए, दाल भात के ऊपर चटनी मिल जाए तो कितनी अच्छी होगी। तो थोड़ी सी मेहनत से 2-3 नंबर अगर आप फिक्स कर लेते हैं पहले से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। अगर 5 रहेगा ना तो R3 प्लस R4 प्लस R5। तो ये डरने की बात नहीं कि R1 R2 क्या होती है, ठीक है। तो R1 R2 हो गए, तो टोटल प्रतिरोध कितने हो गए आपके पास, 6 और 4 10 ओम हो गए। ओम के साइन कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज कितना दौड़ रहा है सर्किट में, तो 10 वोल्ट दौड़ रहा है, ठीक है। 10 वोल्ट हमारे पास सर्किट में है। उसके बाद हमें धारा का मान यानी I निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इस सूत्र में रख देंगे। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू और आपका क्या आ जाएगा, ये भी है 10, तो 10 से 10 कट गया। 1 एम्पियर जो है आपका सर्किट में करंट प्रवाहित होगी। अब 1 एम्पियर, एम्पियर इसलिए लिखा क्योंकि धारा को जो है हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं और ए से इंडिकेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहीं पे समांतर क्रम में होता तब क्या करते, तो समांतर क्रम में पहले टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा हमें। तो अगर एक ही प्रतिरोध होता तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए खाली एक ही प्रतिरोध 6 ओम का होता तो सीधे मैं इसमें रख देता, लेकिन अगर 2 है 3 है तो आपको पहले फाइनल प्रतिरोध निकालना होगा। तो जब समांतर क्रम में मान लो यही क्वेश्चन होता तो 1/R बराबर 1/R1 तो 1/4 अब प्लस 1/R2 तो 1/6, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 की 12 तो 5/12 हो जाएगा। और इसको जो ये तो 1/R की वैल्यू है 5/12, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा, ठीक है। यही 12/5 वहाँ रख देते, 12/5 गुने I बराबर 10 और कैलकुलेशन कर लेते, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप हमसे बेहतर जानते ही हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण, तो दोनों ही रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। आप देख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का जो है उदाहरण है, अवकरण और ऑक्सीकरण जब साथ में होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे CuO इससे जो है Cu अलग हो जाएगा और जल निकास हो जाएगा। इसके बाद ZnO प्लस C, Zn अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। जब आपको लगे कि दोनों एक बार ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो रहा है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण अपकरण क्या होता है, ये भी पंगा है। तो ऑक्सीकरण अपकरण क्या होता है कि अपकरण में जो है इलेक्ट्रॉन की लाभ होती है। अपकरण जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ऑक्सीकरण जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न है, इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ना, ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टोपर्ट क्रिप्स थे और ABJ अलेक्जेंडर थे। तो ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसके अलावा एक और नाम देखने को आपको मिलेगा जो नहीं थे। अब कैबिनेट मिशन कब आता है भारत, तो 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। ये बेवेल को रिप्लेस किए थे, लॉर्ड बेवेल को, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्रिप्स मिशन कब होती है, 1942 में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होती है, 1942 में होती है। कौन संचालित करते हैं इसको, महात्मा गांधी। कौन सा नारा दिया था, डू और डाई का, ठीक है, डू और डाई का नारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, अगस्त क्रांति, क्योंकि ये 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति की संज्ञा दी गई है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये CD देशमुख साहब थे, ठीक है। उसके बाद अगर खाली RBI के प्रथम गवर्नर की बात करें तो ऑसबोर्न स्मिथ थे, जो अंग्रेज थे, ठीक है। RBI की स्थापना कब होती है, 1935 में होती है। स्वाभाविक सी बात है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष होगा, क्योंकि उस समय तो हमारी चलती ही नहीं थी। तो भाई बड़े बड़े पोस्ट पे कौन बैठता था, अंग्रेज की सरकार बैठते थे। तो यहाँ पे ऑसबोर्न स्मिथ जो है RBI के प्रथम गवर्नर हुए थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख साहब हुए थे। इसके बाद RBI की स्थापना कब होती है, 1935। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949, ठीक है, आज़ादी के बाद। इसके बाद सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना, ये RBI का प्रमुख कार्य है। इसके बाद जो इसमें एक्सेप्शनल है ना, ये क्या है, सिवाय 1 रुपया का नोट। 1 रुपया का नोट जो है ये RBI के द्वारा जो है निर्गत नहीं किया जाता है, ये वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा जो है 1 रुपये का नोट निर्गमित की जाती है। वर्तमान 25वें गवर्नर जो है ये शक्तिकांत दास जी है, ठीक है। इसके पहले उर्जित आर पटेल साहब थे। RBI के महंगाई रोकने के लिए कौन सा कदम उठाता है, तो रेपो रेट को बढ़ा देता है, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बाजार में जो है मुद्रा घट जाती है, लोग बैंक से लोन लेना कम कर देते हैं। अब आदमी के पास पैसे नहीं रहेगा तो क्या खरीदेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, महंगाई थम जाती है। मौद्रिक नीति का गठन करना ये भी RBI का काम है, ठीक है। तो ये सब जो है RBI का काम है। RBI जो है रिवर्स रेपो रेट भी जारी करता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वह रेट है जिसपे RBI विषम परिस्थिति में कॉमर्शियल बैंक से ही लोन लेता है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट क्या है, वह रेट है जिसपे कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है, ठीक है।
एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है, किसी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी यदि फोकस दूरी 50 से। मैं रोज बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में जरूर आपको देख के जाना है तीनों। अगर आपको नहीं आता है तो मैं विशेष 2-4-5 मिनट की एक वीडियो इस पर बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेंस की क्षमता जो है क्या होता है, P बराबर 1/f मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P ही निकालना है और 1/, फोकस दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में पहले बदलना होगा, तो 100 से भाग देना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। और ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2/1, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है। अब मैं दर्पण की सूत्र यहाँ पे जो है दर्शन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र, ये दोनों भी आते हैं। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और होता है कि आपको जो है फोकस दूरी पूछा जाता है जब वक्रता त्रिज्या दिया होता है, तो F बराबर r/2 होता है। ये सबसे सिंपल वाला न्यूमेरिकल है, तो ये भी आपको फ्री में नंबर दे रहा है, ये भी सीख लीजिए। F बराबर r/2 होता है, फोकस दूरी दिया रहेगा तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा, वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी पूछेगा। F बराबर r/2 में बैठा देना है। ओम का नियम वाला देख ही लिया आप। अब यह दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। जो प्लस वाला साइन है ना बीच में, ये है दर्पण का, और जो माइनस वाला साइन है ये है लेंस का। बाद बाकी कोई सूत्र में कोई भी फर्क नहीं है, आप देख लीजिए, दोनों सूत्र आपके सामने जो है मौजूद है। अब यहाँ पे क्या है, एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है, जिसे फोकल लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसे फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है ना, ये होता है आपका यू। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु से दूरी होती है ये है आपका यू, मतलब यू हो जाता है। तो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, इस सूत्र में पिरोना है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। लेंस की है तो माइनस लगाइएगा, दर्पण की रहेगी तो प्लस लगाइएगा। एक यहाँ पर मैंने रखा है केमिस्ट्री से कि किस तापमान पर H2O का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो H2O का घनत्व जो है 39.2 फेराइड पे सबसे अधिक होती है घनत्व H2O का। H2O माने जल भैया, H2O माने जल। उसके बाद 4 डिग्री C पर जो है सबसे अधिक घनत्व होती है। फर्क दोनों चीज़ एक ही है, 39.2 फेराइड और 4 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों बात एक ही है। बस बात बाकी ये है कि आदमी को जो है, लड़के को, बच्चे को 4 डिग्री C तो याद रहता है, लेकिन फेराइड में जैसे ही पूछ दो ना उसको, जो ये वाला सूत्र है 9/32 F-32/9/5 इस पर, तो ये उनको आता नहीं है और वो निकाल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको फेराइड में ही डायरेक्ट लिख दिया, 39.2 होता है। इस पे जल की घनत्व तो सबसे अधिक होती है, 4 डिग्री C पे जल की घनत्व तो सबसे अधिक होती है। आपको बताया था घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध वाला होता है, यानी 4 डिग्री C पर जो है जल का आयतन सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि घनत्व तो सबसे अधिक है। यानी 39.2 फेराइड पर जल का आयतन सबसे कम होगा, क्योंकि जो है घनत्व तो सबसे अधिक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, 4 डिग्री C पर जल का आयतन सबसे अधिक होता है, तो मैं लिख ही दिया हूँ, तो अभी मैं और मौखिक रूप से बताया। यहाँ पे है जल को गर्म करने पर क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न देखा गया है, ठीक है। तो जल को गर्म करने पर पहले आयतन घटती है, फिर आयतन बढ़ती है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से जो है 4 डिग्री तक जो है आयतन घटेगा, और यहाँ से आयतन जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये सोडी महोदय ने किया था। हेनरी बैकुरल मार के नहीं आना है, क्योंकि रेडियो सक्रियता के खोज किए थे हेनरी बैकुरल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का एक नियम है जिसकी खोज सोडी महोदय ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ जब अंत में किस चीज़ में बदल जाता है, ये भी प्रश्न है, तो ये सीसा में बदल जाता है। अब सीसा के बारे में पूछा जाता है आपसे कि सीसा क्या है, तो सीसा एक अति शीतित द्रव है, बहुत ही कूल द्रव है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद रेडियो सक्रियता के दौरान जो निकलती है कण, अल्फा, फिर निकलता है बीटा, फिर निकलता है गामा, तो इस पे चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बीटा पे निगेटिव, और गामा पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब इससे एक और प्रश्न आ जाता है कि तीनों जो कण है इसमें सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है ना, ये गामा किरण की होती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ, साथ ही साथ रेडियम का आविष्कार आपसे पूछा जाता है। रेडियम का आविष्कार जो है मैडम क्यूरी ने किया था, और मैडम क्यूरी जो है इसको जो है 2 विभिन्न क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला है इनको नोबेल पुरस्कार, मैडम क्यूरी को, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है इस वीडियो से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, मिलेंगे जल्द ही। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ एनालिसिस को रोजाना फॉलो कीजिए एक बेहतर रिजल्ट के लिए। और मैं आपसे एक बात खुशी की शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग के डिमांड पे जो मैं मैथ का, आपको ट्रिकी मैथ का जो वीडियो बना के देता हूं, संभावित प्रश्नों का जो एग्जाम के ट्रेंड में है, और वो आप उस वीडियो को जो है आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि मेरा मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।